यस देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले सिलेबस देख लो क्या है सिलेबस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बाद क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड। इसको हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद देखो 6 पब्लिक सिविल सर्विस एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न एंड डायलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कॉन्साइंस एज सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। ओके फाइन फाइन, ठीक है। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हाँ है कहीं नहीं है, वही हम लोग करने वाले हैं आज क्लास में, ठीक है। अब वो सिलसिला उसको थोड़ा देर बात करेंगे, थोड़ा दिन बात करेंगे इनफैक्ट, क्योंकि मॉडल थिंकर है वो बहुत जानते हो ना पहले से ही, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं हम, ठीक है। पहले ये वाला कर लेते जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आज हम लोग करेंगे क्लास में एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। आज का जो सिलेबस है एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हो तुम लोग। सबसे बड़ा सवाल है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या जरूरत है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यही आंसर है कि उसी में सबसे ज़्यादा जरूरत है ना, उसी में सबसे ज़्यादा जरूरत है। क्यों ना जरूरत हो, क्योंकि जिस अमाउंट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शंस होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे कोई चीज़ गलत हो जाएगा तो सोसाइटी को फर्क पड़ेगा उससे, है कि नहीं है। क्योंकि इसका जो फंक्शंस है वेरी वेरी क्रूशियल, इसलिए एथिक्स आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। समझ में आ गया ना, आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ समझना होगा तुम लोग को कि देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता क्या है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फंक्शंस इंपॉर्टेंट है जी, समझे ना, इंपॉर्टेंट है, इसलिए एथिक्स इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मैं शॉर्ट लिखूंगा तुम लोग फुल लिख लो इसको तेजी से। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो हमारे होते हैं एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव तो 5 साल के लिए है ना, एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, 5 ईयर्स के लिए आते हैं। एक जो ब्यूरोक्रेट होता है वो जीवन भर रहता है, ब्यूरोक्रेट रहता है, समझे ना। भले ही तुम्हारा वो मालिक बन गया हो इस टेन्योर में, नेक्स्ट ईयर तुम उसी का केस फाइल कर रहा होगा, समझे ना। ये पावर होता है एक सिविल सर्वेंट में, ब्यूरोक्रेट में, समझे ना। तो तुम लोग मतलब सदाबहार पेरेनियल पावरफुल होता है ब्यूरोक्रेट, और उसका स्टेबिलिटी रहता है हर समय। वो पॉलिटिशियन का कोई स्टेबिलिटी नहीं रहता है, एक बार बन गए कोई बात, अगला बार आप फिर जा रहे हो मीडिया के पास, जा रहे हो भाषण दे रहे हो, वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आप तो होम मिनिस्टर नहीं रहे, आप तो कोई दूसरा मिनिस्टर नहीं रहे, आप समझ गए ना, ये अंतर होता है। तो देखो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका शॉर्ट टर्म रहता है टेन्योर, समझे ना, उसका शॉर्ट टर्म टेन्योर रहता है, बात समझे। और क्या क्या डिफरेंस है देखो उसमें पूरी तरीके। और ये क्या है, ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए है जी, ये पॉलिसी बना देगा कि नेशनल एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, हाँ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए होता है। मैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है तो वो ब्यूरोक्रेट ही है, समझे ना, तो वो सब तो ब्यूरोक्रेट ही है। अब देखो कई बार एग्जीक्यूटिव पॉपुलिस्ट मेजर ले आता है कि नहीं है, जानते हो, पॉलिटिकल पॉपुलिज्म शुरू कर देता है ये लोग। जब पॉलिटिकल पॉपुलिज्म शुरू हो जाता है तो हो सकता है कि लैपटॉप देने के चक्कर में, फ्रीबीज देने के चक्कर में हो सकता है इकोनॉमिक चरमरा जाए, इकोनॉमी पे असर पड़ जाए, हो सकता है ना, नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो उसको करेक्ट करने के लिए किसका जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट का, कि ब्यूरोक्रेट कम से कम सही बोले कि सर फ्रीबीज से काम मत करिए, ये स्टेट बहुत गरीब स्टेट है, फ्रीबीज मत दीजिए, फ्रीबीज दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, लोगों को आदत लग जाएगा, समझे ना। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव का ये रोल है। तो वही तुम्हारा यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स का, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है, लिख लेना पूरा तुम लोग। ब्यूरोक्रेट्स का, ब्यूरोक्रेट्स शॉर्ट टर्म नहीं है, वो लॉन्ग टर्म है जी, लॉन्ग टर्म है और वो स्टेबल है, फर्स्ट वन। दूसरा क्या है कि देखो ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है, तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है। जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा उस पर ज़्यादा एथिकल कंसर्न हो जाएगा कि उसको ज़्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करेगा जी। जहाँ तक सवाल है पॉपुलिस्ट मेजर का, तो ये करेगा, ये कोशिश करेगा कि इकोनॉमी को कैसे स्टेबल रखे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स टू स्टेबल इकोनॉमी, ठीक है। और कैसे कर सकता है ये चीज़ स्टेबल करके, कि सजेस्ट करे
सजेस्ट करे और एडवाइस दे, किसको? एग्जीक्यूटिव को, ताकि वो सही स्टेप ले। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए हमारा जो सबसे हाईएस्ट जो बॉडी होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, यही रीजन है, समझे ना। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो होता है हमारा, है ना, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं, वही पूरा फॉर्मुलेट करते हैं कि देश में क्या होना चाहिए, और वहीं पे कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बोल दिया था कि हम उसी कर्मचारी को पैसा देना चाहेंगे जो हमारे बात पे नो बोले, यस नहीं बोले, नो बोले, क्योंकि आप वैल्यूएबल है, हमको एडवाइस दो। यस 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 कहोगे तो क्या फायदा होगा फिर? अरे भाई हम जो जानते हैं, हम जो नहीं जानते वो बताओ ना हमको आप। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये अंतर है, क्योंकि वो फाउंडर है सिविल सर्वेंट के, भारत में बैकबोन है वो, तो वो समझते हैं कि कितना बड़ा रोल है उसका। तो इसलिए एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोग अनएथिकल भी हो जाएगा तो दिक्कत होगा, ये सब अनएथिकल हो जाएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन डिस्ट्रिक्ट के साथ है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन स्टेट के साथ है। चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के हिसाब से बात करो या इकोनॉमिक के हिसाब से बोलो, यदि इसमें करप्शन आ जाएगा तो पूरी तरीके से शर्मा जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भी ब्यूरोक्रेसी में कितना बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दिक्कत आ गया है। तो इसलिए एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया नहीं चीज? इसलिए हम जो ब्यूरोक्रेट है ना, उससे हम एक्सपेक्ट करते कि आप अनबायस्ड रहोगे, आप अनबायस्ड रहोगे। लिख लो तेजी से। आप रैशनल सजेशन दोगे, एकदम जो उचित है, रैशनल सजेशन दोगे पॉलिटिकल लीडर को, यानी कि एग्जीक्यूटिव को दोगे, यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए हम आपको दिए हैं पोस्ट। तो हाईएस्ट डिसीजन कैबिनेट, इसलिए कहा था कि जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट तुमको दिखता है वो क्या है? हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत सारे सिविल सर्वेंट बैठे रहते हैं और वो डिसीजन देते हैं। समझ में आ गया नहीं चीज़, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? दूसरा, यदि मैं पर्सपेक्टिव खींचूं कि एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसका और भी रीजन हो सकता है कि जैसे इंडिया ऐसा कंट्री, यानी कि डेवलपिंग कंट्री में सब चीज़ लिमिटेड रहता है जी। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, लाइक इंडिया, जो हमारा रिसोर्सेस है बहुत लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड है जी, लिमिटेड रिसोर्सेस है। जैसे एग्जांपल लैंड देखो, लैंड भी क्या है? लिमिटेड है कि नहीं है? अब वो लैंड को ढंग से यूज़ करना होगा ना, उसमें यदि करप्शन आ जाएगा तो कहाँ पे हम काम कर पाएंगे? और यहाँ पे जहाँ पे पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादातर गरीब है, पॉवर्टी एकदम बहुत बड़ा समस्या है। यदि इस रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ नहीं किया जाएगा तो फिर पॉवर्टी को कैसे हम इराडिकेट करेंगे? तो यहीं पे तुम्हारा रोल आ जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का रोल आ जाता है कि यदि उस रिसोर्सेज को ठीक से यूज़ करना है तो अनबायस्ड होकर यूज़ करना होगा, रैशनल तरीके से यूज़ करना होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट से यूज़ करना होगा उस चीज़ को। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? इसलिए बहुत ज़रूरी है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या ले, लैंड से रिलेटेड संबंधित जो भी डिसीजन होगा वो सही ले। इंडिया ऐसे कंट्री में, समझ गए ना? उतना ही नहीं, जैसे इंडिया ऐसे कंट्री में तुम्हारा PSUs, जो तुम्हारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा होल्ड होता है कि नहीं? ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा होल्ड होता है, सब डायरेक्टर बन के बैठे रहते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि पता है कि PSUs में पब्लिक का मनी है जी, पब्लिक का मनी से वो चलता है, और यहाँ पे कोई धांधलीबाजी हो जाएगा तो पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो टूट जाएगा, है ना? ये पब्लिक का ट्रस्ट टूट जाएगा। इसलिए इस चीज़ को बचाने के लिए PSUs को कंट्रोल करवाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, ताकि ठीक से काम हो सके। और यदि ये ब्यूरोक्रेसी में ही करप्शन है तो फिर कैसे ये सब चीज़ पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करके रखा जा सकता है? नहीं हो सकता है ना ये चीज़। इसलिए भी जरूरी है कि की सेक्टर पे पूरा ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, और यदि उसी में अनएथिकल प्रिंसिपल्स आ गए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ गया? यही सब चीज़ है तुम्हारा, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यस होना चाहिए। इतना ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी, भारत में ब्यूरोक्रेसी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में यदि धांधलीबाजी हो गया तो कहाँ दिक्कत होगा? तो ये सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यदि ब्यूरोक्रेसी जाना जाता है तो जाहिर सी बात है डेडिकेशन टू सर्विस होना चाहिए उसके अंदर, है ना जी? डेडिकेशन टू सर्विस होना चाहिए, यानी कि अपना बेस्ट दे, यानी कि उसके अंदर प्रिजर्वेनेंस हो, समझे? उसके अंदर इंटीग्रिटी हो, तभी जाके वो बेस्ट काम दे पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल उसको सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म करना है लैंड को, समझे ना? जहाँ पे रोजगार हो, जहाँ पे कोई अनटचेबिलिटी हो तो वो खत्म हो जाए। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट पुलिस है जी, पब्लिक सर्वेंट IAS है, तो एक IAS के सामने में कोई अनटचेबल को अनटचेबल कहेगा तो अच्छी बात है क्या?
है ना, है तो अनटचेबल कोई है नहीं, यदि कहेगा उसको वो भी गलत बात है कि नहीं है। तो बिल्कुल सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ब्यूरोक्रेसी का बहुत जरूरी है, और उसके लिए उसके अंदर प्रिजर्वेंस इंटीग्रिटी होना जरूरी है। वो कब होगा, जब एथिक्स होगा उसके अंदर, समझ गए ना। और उतना ही नहीं, ब्यूरोक्रेट जो है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रोल मॉडल है जी, रोल मॉडल है, सब पसंद करता है उसको, फॉलो करता है ट्विटर पे, फेसबुक पे। यदि यही रोल मॉडल्स में अनएथिकल प्रिंसिपल आ गया, यदि अनएथिकल प्रिंसिपल आ गया तो सोसाइटी पे इसका कितना नेगेटिव असर पड़ेगा, है ना, सोसाइटी पे पूरा नेगेटिव असर पड़ेगा जी। समझ गए ना कि हाँ ऐसा है, करप्ट है, तो सोसाइटी पूरा प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। उसको देख के कोई बच्चा क्लास 7 में बैठा रहता है, जब चीफ गेस्ट आते हैं तो उसको देख के कहते हैं कि हम भी ऐसा बनना है, हमको भी बाद में जाकर ऐसा बनना है जब कॉलेज पास करेंगे। तो रोल मॉडल बने कि नहीं बने वो, और उसी के अंदर इस तरह का करप्शन हो तो कहाँ से काम चल पाएगा फिर। तो इसलिए चूंकि ब्यूरोक्रेट्स रोल मॉडल है, तो यदि कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हुआ तो सोसाइटी पर ओवरऑल फर्क पड़ेगा उसका। इसलिए क्या कहा जाता है, इसलिए एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए ना, ये सभी है, और भी बोल सकते हो, बहुत सारी चीज बोल सकते हो। तो अब इसके लिए देखेंगे कि सेकंड ARC का रिपोर्ट क्या है, कि कैसे हम पब्लिक एथिक्स हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स ला सकते हैं। उतना ही नहीं, कैसे हम एक मिनिस्टर के अंदर ला सकते हैं, तो उसका रिकमेंडेशन देखेंगे, और ये भी देखेंगे क्या क्या चीज लागू हुआ अभी तक। सेकंड ARC का रिपोर्ट है जी। यदि पॉपुलर तैयारी करता ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत ग्रंथ पढ़ना पड़ता कि सेकंड ARC का रिपोर्ट क्या है। सेकंड ARC मतलब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, जो कमेटी बनाया गया था वो बहुत सजेशन दिया कि देखिए ये सब प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को खत्म करना है तो ये इसको इम्प्लीमेंट करिए। बहुत सारी चीज़ इंप्लीमेंट हुआ, बहुत सारा चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बहुत सारा ड्राफ्टिंग स्टेज में है। तो वही हम लोग समझेंगे इसमें सेकंड ARC का रिपोर्ट। हो गया ना, लिख लिया ना सभी चीज़, अपने भाषा में लिख लेना जी, ये सब कोड वर्ड है। अब तुम लोग का क्या होगा पता है, तुम लोग को हम बहुत जल्दी ही कवर कर देंगे जी। यदि मैं लगातार लूँ तो 10 दिन में कंप्लीट कर दूंगा मैं, हाँ एथिक्स कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हो सकता है कि तुम लोग का 1 हफ्ता लगातार पूरा एग्जाम लूंगा मैं, एथिक्स का पूरा एग्जाम लूंगा, और 10 मॉडल पेपर आएगा, 2 घंटा देंगे, 2 घंटा बनाओ, जितना बनाना, तो पूरा सीरीज ही खत्म कर देंगे उससे। ठीक है, मुझे यदि मैं लगातार लेता हूँ तो 10-11 डेज के अंदर खत्म कर दूंगा मैं, समझे ना। बस हमको 10 डेज चाहिए मोर, आज छोड़ के, हाँ 10 डेज चाहिए बस। केस स्टडी ये सब चीज़ बताना है, केस स्टडी बता ही चुके हैं, तो एक बार कर लोगे ना तो हो जाएगा। तो देखो सेकंड ARC रिपोर्ट, यहाँ पे देखो सेकंड ARC जो रिपोर्ट है, स्पेशली हम देखेंगे पहले एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इस पे देखो एथिक्स एंड पॉलिटिक्स पे क्या कहता है सेकंड ARC रिपोर्ट, समझे ना। उसके बाद फिर अलग अलग देखेंगे हम लोग। सबसे देखते हैं एथिक्स एंड, इसमें कहते हैं देखिए कि हम मानते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल, जब भारत इतिहास में बोलते हैं हम लोग कि फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में जो एथिकल वैल्यूज था हमारे फ्रीडम फाइटर के अंदर, वो तो काफ़ी स्टैंडर्ड था, उसका तो कोई जोड़ी नहीं है जी, पूरा स्टैंडर्ड है। वो तो कहते हैं एग्जाम्पल है दूसरे के लिए, नज़ीर है कि कैसा होना चाहिए, तो BR अम्बेडकर की तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए तो जवाहरलाल नेहरू की तरह होना चाहिए, उस लेवल का एथिक्स है। मैं बाद में क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली आज़ादी के बाद ना बहुत धांधलीबाजी आना शुरू हो गया कंट्री में, समझे। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अब देखो मैं यहाँ ब्यूरोक्रेसी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स का। हर एक जगह पे जो जो रिकमेंडेशन दिया गया सब चीज़ को बताऊंगा मैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स में क्या क्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स, जैसे एग्जांपल देखो। अब तुम्हारा उसके बाद देखो इन कैंपेन फंडिंग, अब फंडिंग दिया जा रहा है, बताओ कैंपेन के लिए फंडिंग दिया जा रहा है, तो वहीं पे तुम्हारा करप्शन हो जाएगा, है ना। करप्शन क्यों, इलीगल मनी आना शुरू हो गया। अब प्रचार करना है तो पैसा ही पैसा बांटा जा रहा है, लोगों को फ्रीबीज दिया जा रहा है ना। उसके बाद देखो उसके बाद वायलेंस होना शुरू हो गया पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बूथ कैप्चरिंग होना शुरू हो गया, ये भी जानते हो बिहार में सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ था, ठीक है। बूथ कैप्चरिंग ये सब चीज़ होना शुरू हो गया, तो बहुत गलत बात है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि ठीक करना। उतना ही नहीं, उसका एब्यूज़ ऑफ पावर का गंदा यूज़ होना शुरू हो गया जी, ठीक है। और उतना ही नहीं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सबसे बड़ा वर्ड है कि नहीं है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स,
ये सब होना शुरू हो गया जी। अभी भी देखते हैं हम लोग पार्लियामेंट में कितने लोग हैं जिसके ऊपर आरोप है ना। तो ये सभी चीज़ प्रॉब्लम है। अब इसमें समझते हैं, हाँ अब देखो इसमें क्या है तुम्हारा, अभी क्यों ये सब चीज़ क्यों होने लगा है, ये सब चीज़ होने का रीज़न क्या है पीछे। इसका रीज़न ये है कि क्राइम अब देखो होता क्या है, ये लोग कि जो क्रिमिनल्स है ना, तो स्पेशली ये वाला चीज़, क्रिमिनल्स क्यों ज्वाइन करता है पॉलिटिक्स को, वाई क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स को क्यों ज्वाइन करता है, वाई, व्हाट द रीज़न, इसके पीछे का रीज़न क्या है। इसका रीज़न यही है कि वो पूरी तरीके से क्राइम इन्वेस्टिगेशन को वो इन्फ्लुएंस कर सके। क्यों, हम ही कातिल है और हम ही लॉयर है, लॉ मेकर है, पूरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। दूसरा है कि क्रिमिनल्स को पुलिस एक तरह से एडवाइजरी हो सकता था, यानी कि ये चेक कर सकता था, मैं जो पुलिस जो चेक करता उसी को एलाइज बना लिया इसने, और उसी के इशारे पे काम करता है। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम क्या हो रहा है, समझ में आया क्या लिखे हैं, अपने वर्ड में लिख लेना वहां पे। होप तो समझ में आ गया होगा कि देखो ये एडवाइजरी के लिए था, पुलिस का काम था चेक और बैलेंस करना है क्रिमिनल्स चला गया वहां पे, पार्लियामेंट में चला गया, विधानसभा में चला गया, वो पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम हो गया जी, और इसलिए चाहता है कि हम पावर में बने रहें, हम पावर में बने रहेंगे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है हमको, समझे, ये प्रॉब्लम है जी। उसके बाद देखो अभी इसमें बताया गया कि हाँ और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। जैसे एग्जांपल देखो, सबसे बड़ी बात है तो जो पॉलिटिशियंस है वो फिर क्रिमिनल्स को क्यों प्रीफर करते हैं, क्यों फेवर करते हैं, क्योंकि पता है क्रिमिनल्स का ना बहुत इन्फ्लुएंस सोसाइटी में, चाहे वो मसल पावर से हो चाहे मनी पावर से हो। बोलते हैं ना हम अपना देखते हो ना, साबुद्दीन का केस लालू प्रसाद दिए थे उसको, या इससे पहले जो तुम्हारा मरा था उत्तर प्रदेश में, उसका समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी, बहुत दुनिया भर का पार्टी से जुड़ा हुआ था। इन्फ्लुएंस है, वो इन्फ्लुएंस करता है मनी पावर और मसल पावर से, लिख दो वहां पे मनी पावर और मसल पावर, ठीक है। तो इसलिए क्रिमिनल्स को कुछ नहीं किया जाता है, क्योंकि पता है कि इलेक्शन के टाइम में क्रिमिनल्स काम आएगा और काम भी आता है, समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है जी। तो इसमें कहा गया कि रिसेंट कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है रिसेंट इंप्रूवमेंट। ये सब बताया गया प्रॉब्लम क्या क्या है पॉलिटिक्स में। रिसेंट इंप्रूवमेंट देखो, जैसे कंप्यूटराइजेशन ऑफ, यानी कि डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, कंप्यूटराइजेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो भी लड़ना चाहेगा उसका पूरा आ जाता है वहां पे, पब्लिक डोमेन में जाकर देख सकता है, अच्छा ये आदमी उठ रहा है, अच्छा इसका संपत्ति इतना है, अच्छा ये है ऐसा, अच्छा बैकग्राउंड ये है, ओके इसके ऊपर ये क्राइम है, पता चल जाएगा तुमको। बहुत पॉजिटिव है ये, है ना। उसके बाद तुम्हारा फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अब ऐसे किसी को घुसने नहीं दिया जाता है, वोटर्स को फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स ऑफ वोटर्स का वहाँ कार्ड रहता है, देखता है प्रॉपर, तब जाके उसको बोलता है कि चलिए आप अपना फ्रेंचाइजी एक्सरसाइज करिए, है ना। तो ये जरूरी है, पहले के टाइम बोलता था हम यहाँ से आए हैं, तो भी गलत हो जाता है, समझ गए ना। उसके बाद और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अब इसमें कह दिया गया कि यस रिसेंट इंप्रूवमेंट, कि आप अपना एसेट और लायबिलिटी डिस्क्लोज करिए। जो भी कैंडिडेट है ना, उसको डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा कि हमारे पास कितना संपत्ति है, कितना कर्ज है, हो सकता है बहुत कर्ज हो इसलिए आया हो, एक ही महीना में चाहता है चुकाना, समझे ना, ये बहुत पैसा लेके आया है। देखते हो ना, खरीद बिक्री भी होता है ना सीट का, कि इतना 1 करोड़ रुपया दिए हैं सीट के लिए, खा लेता है पार्टी लोग। अब 1 करोड़ क्या है, उसके बाद तो मारेगा वो पैसा पूरा, जब पब्लिक फंड में आएगा पूरा उड़ाएगा उसको। उसके बाद इतना ही नहीं, उसके बाद ये भी बोला कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, हम मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, मेंबर यदि ऊपरी तरीके से क्रिमिनल्स है, तो ये हीनियस क्राइम से यदि फंसा है, यानी क्रिमिनल ऑफेंस यदि फंसा हुआ है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन होगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड, ठीक है। सिविल में रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर क्रिमिनल में रहा तो दिक्कत हो सकता है उसका। ये सभी चीज़ें, इतना ही नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कि आचार संहिता जो लगता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये फॉलो करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ रिसेंट रिफॉर्म्स है, जो कि अच्छी बात है, और जो कोशिश किया कि थोड़ा बहुत साफ सुथरा हो जाए इलेक्शन, समझ गए ना। उसके बाद देखो इतना ही नहीं, अभी बहुत सारा वीवीपैट आ गया तुम्हारा। वीवीपैट पहले क्या था, ये कैप्चरिंग होता था, वीवीपैट आ गया, तो अब जो आप दे रहे हो उसका एक कार्ड भी निकल जाता है, नीचे पेज में देख लेते हो कि आपने किसको दिया,
हो क्या रहा था, इससे पहले जो दूसरा वीवीपैट नहीं था तुम्हारा, दूसरा वाला था ईवीएम मशीन था। तो ईवीएम मशीन में दिक्कत हो रहा था, ईवीएम मशीन में दाब रहे थे किसी को, पहुंच रहा था किसी को, क्योंकि वो पहले से फैब्रिकेटेड था। अब ऐसा नहीं होगा, दाबोगे तो वहां से एक लिस्ट आएगा, तो वहां पे भी काउंटर वहां पे भी गिरेगा वो, फिर क्रॉस चेक होगा बाद में कि कितना इलेक्ट्रॉनिक दिया गया, कितना मैनुअली निकला है वहां से, तो क्रॉस चेक हो जाएगा ना। तो वीवीपैट है, इसको वीवीपैट बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत भारत में वीवीपैट चाहिए, क्योंकि अब पेज वाला भी तो करना है, वो तो बहुत पैसा लगता है उसमें, समझ रहे हो ना। वीवीपैट ये बेस्ट है तुम्हारा। और एक और भी बहुत हुआ कि यदि मान लो कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठा है और उसका डेट हो जाता है, इन केस वो मर जाता है लेट्स से, तो इलेक्शन रद्द नहीं होगा, नो कैंसिलेशन, नो इलेक्शन कैंसिलेशन, कैंसिल नहीं होगा इलेक्शन। पहले क्या था कि पहले ये सोच के करता था कि वो इलेक्शन वो रद्द हो जाएगा वहाँ का, नो ऐसे रद्द नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मार दिया जाता था, तो अब ऐसा नहीं, खत्म हो गया। यदि डेथ भी हो गया तो कोई इलेक्शन कैंसिलेशन नहीं होगा उसका, समझे ना। तो ये बहुत अच्छा साइज है। और उतना ही नहीं, आयाराम गयाराम वाला भी सिचुएशन जानता ही है तुम, 15% तुम्हारा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का है ना, उसी का तुम्हारा बनेगा तुम्हारा मिनिस्टर, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलो चाहे तुम्हारा लोकसभा बोलो। ताकि ये 15% क्यों फिक्स कर दी है, ताकि आयाराम गयाराम वाला बात ना हो, कोई भी आके पार्टी जुड़ गया, कोई भी जाके चला गया कहीं पे भी, इसलिए कि कोई मिनिस्टर हम बनेंगे। तो ये पूरा कैप कर दिया गया कि जो तुम्हारा जो, जैसे कि लोकसभा में कितना मेंबर है, 540 है, 545 है, तो कितना मैक्सिमम बनेगा, उसको 15% कर दो उसका, है ना, 50% कर दोगे, समझ में आ जाएगा तुमको। 73-74 के आसपास पहुंचेगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। पहले तो सोचो कि पूरा एग्जीक्यूटिव को ही कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री मिल जाता था, तो इसलिए कहीं से तोड़ के कहीं चले गए। तो ये भी जरूरी था कि नहीं था इस तरह का कैप लगाना, समझ में आ रहा है सुनील, कैप लगाना जरूरी था, अदरवाइज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करेगा फिर, समझ गए ना। और भी है तुम्हारा, और भी तुम्हारा कुछ, हाँ अब ये सब कुछ हुआ है, कुछ काम हुआ है, अभी भी कुछ रिफॉर्म्स लाना जरूरी है हमारे कंट्री में, तब जाके पूरी तरीके से होगा। जैसे कि अभी भी सबसे बड़ा इलेक्शन फंडिंग को लेकर है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लेकर प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो वो भी एक रिफॉर्म्स लाना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत दिन से मौन धारण करके बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के लिए ऊपर, कहाँ से पैसा आ रहा है, जो दे रहा है वो अपना नाम ही नहीं बताएगा, तो इन्फ्लुएंस मानते हैं कि वो पूरी तरीके से व्हाइट मनी है, जानते हो ना कहानी, बेरर बॉन्ड जिसको कहा जाता है। तो वही तो प्रॉब्लम है, 3 साल से सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में घूम रहा है वो सब इशू, वहाँ नहीं हो रहा है कुछ भी। तो रिफॉर्म्स, ये देखो रिफॉर्म्स क्या क्या चाहिए, और व्हाट रिफॉर्म्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड लेवल। तो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स लिखो, रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स। इसमें क्या क्या चाहिए तुम्हारा, एक तो पॉलिटिकल फंडिंग को लेके होना चाहिए, पॉलिटिकल फंडिंग को लेके होना चाहिए जी, रिफॉर्म्स होना चाहिए। हाँ, इसी के लिए तुम्हारा जो जानते हो FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है, उसको थोड़ा ठीक से रेशनलाइज करना होगा, किया भी है, समझे, ये करना होगा। और इसलिए कहा गया कि फॉरेन पॉलिटिकल फंडिंग में क्या कहा गया कि बाहर का जो होगा फॉरेन का जो कंपनी होगा वो पैसा नहीं दे सकता है हमारे नेता को, उसके लिए क्या होना चाहिए, सब्सिडी होना चाहिए उसका इंडिया में, याद आया ना, सब्सिडी होगा तभी वो तुम्हारा पॉलिटिकल फंडिंग दे सकता है, सब्सिडी इंडिया में हो तभी, ठीक है, इंडिया में यदि सब्सिडी होगा तभी वो पॉलिटिकल फंडिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। लिख लेना अपने भाषा में, तेजी से लिख लो अभी। ये एक रिफॉर्म्स है और किया गया है, इस पर काम किया गया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात किया गया कि एंटी डिफेक्शन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है कंट्री में। एंटी डिफेक्शन लॉ का लेके क्या बोला गया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, वो स्पीकर तय नहीं करे, अभी तो स्पीकर ही तय करता है डिस्क्वालिफिकेशन, अभी स्पीकर तय करता है ना, स्पीकर डिसाइड करता है। कोई आदमी वहाँ से हटा दिया गया एमएलए को, एमपी को हटा दिया गया, तो कौन तय कर रहा है, स्पीकर तय कर रहा है। तो बोला कि स्पीकर को मत करिए क्योंकि स्पीकर बायस्ड हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने देखा महाराष्ट्र में, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन ना प्रेसिडेंट को बोलिए करने के लिए,
हाँ, आप बोलिए प्रेसिडेंट को करने के लिए या फिर गवर्नर को बोलिए करने के लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म सुझाव दिया गया है सेकंड ARC में, समझे ना, ये सभी चीज़ है। और तुम्हारा और भी बहुत सारा चीज़ है। हाँ, इसमें बताया कि एक आप एक काम करो, एक आप स्पेशल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना दो, और जो भी प्रॉब्लम हो ना 6 मंथ के अंदर ख़त्म कर दो, डिस्पोज ऑफ कर दो केसेस, समझे। जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा ना इसमें ख़त्म कर दो, नहीं तो फिर वो मैटर बहुत बड़ा ग्रेवियस हो जाएगा। तो एक इस तरह का ट्राइब्यूनल होना चाहिए, स्पेशल इलेक्शन ट्राइब्यूनल, जो कि 6 मंथ के अंदर सब केसेस को, इलेक्शन से रिलेटेड केसेस को क्या करे, डिस्पोज ऑफ कर दे। तो ये सब रिकमेंडेशन है जी, समझे, ये सब रिकमेंडेशन है। अब हम समझेंगे कि एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। देखो जरा सिलेबस पढ़ो जरा, उसमें क्या क्या है सिलेबस। आगे बढ़ो, पब्लिक जहां से तुम्हारा स्टार्ट होता है ये वाला एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाला पढ़ो। एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स। हाँ, तो अब हम लोग समझेंगे कि एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, वही पब्लिक लाइफ मतलब वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही हुआ। क्यों जरूरी है, तो वही नोलन प्रिंसिपल जानते हो, जो कि फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, है ना। ये हो गया ना, समझ में आ गया ना ये लॉजिक। देखो तो इसमें समझना होगा कि एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, देखो एथिक्स इन पब्लिक लाइफ क्या है। हमें नोलन कमेटी का रिकमेंडेशन मानना चाहिए, वही नोलन कमेटी लंदन वाला बताए थे ना इसके बारे में। क्या होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए। सेल्फलेसनेस का मतलब क्या है कि हम पूरी तरीके से जो डिसीजन है ना, हमारा डिसीजन है हमारा, हाँ बिल्कुल बायस ना हो, वो पब्लिक इंटरेस्ट को लेके हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, सेल्फ इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, नॉट सेल्फ इंटरेस्ट। पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया तुम्हारा, दूसरा देखो इंटीग्रिटी तुम लोग जानते हो, पढ़ा चुका हूं मैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि हम आउटसाइडर से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मतलब उसको इंटरप्रेट करोगे तो नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइडर, है ना, यानी कि हम सुपर ऑनेस्ट रहेंगे अपने काम को लेके। नो सब्जेक्ट टू चेंज, तो यानी कि आउटसाइडर ही चांस रहता है कि हमारा चेंज कर दे बिहेवियर, हमारा तौर तरीका चेंज कर देते हैं, नो इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइडर, समझे ना। ये देखो ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हो तुम लोग। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिविटी, तो ऑब्जेक्टिविटी जानते हो, है ना, भावनाओं से नहीं। हम जो चॉइस करेंगे ना, जो भी हमारा चॉइस होगा वो क्या होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए कोई पीछे, इमोशन से कुछ नहीं होगा, सब्जेक्टिविटी से नहीं होगा वो। और देख लो तुम्हारा अकाउंटेबिलिटी तुम लोग जानते ही हो अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, लेकिन अकाउंटेबल रहना अपने डिसीजन को लेके, टू बी अकाउंटेबल, है ना। प्लस तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगा उसके ऊपर चेक करने के लिए। उसके बाद देखो ओपननेस का मतलब जानते हो, ओपननेस का मतलब क्या है। ओपननेस जरूरी है जी, क्यों, क्योंकि जो भी डिसीजन है ना, ऑल डिसीजन में स्टेक होल्डर शामिल हो, उसमें स्टेक होल्डर भी हो, तभी ना हुआ जी। कोई भी है, आप किसी के बारे में डिसीजन ले रहे हो तो उसको भी शामिल करो, दैट इज कॉल्ड ओपननेस। उसके बाद देखो ऑनेस्टी जब जानते हो, ऑनेस्टी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, और इसमें हम पूरी तरीके से करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट प्रमोटेड होना चाहिए। लिख लो पूरा अच्छे से, पब्लिक इंटरेस्ट, शॉर्टकट कुछ मत लिखना तुम लोग, गलती से मत लिखना, 5 साल तक रहेगा नोट्स, वो फुल लिखना वो ऑनेस्टी पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद देखो लास्ट वन लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड करने के लिए और सभी कैरेक्टर को इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे सेल्फलेसनेस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, तो उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप, लीड द टीम, है ना, एंड इम्प्लीमेंट ऑल द नोलन कमेटी रिकमेंडेशन। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, समझे ना। तो ये मैं छोटा सा बीच में बता दिया तुम लोग को। अब थोड़ा समझेंगे कि एथिकल फ्रेमवर्क फॉर मिनिस्टर के लिए क्या जरूरी है एज पर सेकंड ARC। एक तो हमने समझा कि पॉलिटिक्स ओवरऑल क्या क्या जरूरत है,
कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, कुछ कुछ अभी भी सजेशन है कि ये काम करिए, एंटी डिफेक्शन लॉ में ये सब चीज़ करिए, गवर्नर और प्रेसिडेंट को दीजिए पावर, है ना, और भी बहुत सारा चीज़ करिए, थोड़ा सा FCRA को रेशनलाइज किए, बहुत अच्छी बात है, और करिए। अब हम लोग समझेंगे कि क्या क्या एथिकल फ्रेमवर्क है मिनिस्टर के लिए, जो मिनिस्टर है, क्योंकि मिनिस्टर बहुत पावर में है, तो उसको भी चेक करना होगा हमें। तो उसी के लिए सेकेंड ARC का जो तुम्हारा रिकमेंडेशन है, मिटा देना ये चीज़। बहुत कुछ खत्म करना है यार हमको। देखो इसमें समझो तुम लोग, सेकेंड ARC, हाँ, उसमें एथिकल फ्रेमवर्क फॉर मिनिस्टर्स। मिनिस्टर के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखो इसमें क्या है कि आप डिस्क्लोज करो अपना जो भी चीज़ है, डिस्क्लोज करो, डिस्क्लोज योर लाइबिलिटीज, सेम होना चाहिए, उसके लिए भी होना चाहिए, लाइबिलिटीज और एसेट करो, ये जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर टेकिंग एनी ओथ लेने से पहले, शपथ लेने से पहले। और ये भी बताना होगा कि आपका जो फैमिली मेंबर है, उसका जो बिजनेस है उसके बारे में डिटेल्स बताना होगा, और कोई यदि बिजनेस लेने वाला है तो उसके बारे में बताना होगा कि हमारा नया बिजनेस खोलने वाला है हमारा बेटा, हमारा ये, हमारा वो, नहीं तो क्या पता कि इधर से इन्फ्लुएंस हुआ हो, समझे ना। हाँ, एट द सेम टाइम कोई भी नॉट एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कहीं से ना ले, वो नॉट एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन फॉर एनी पर्पस, यानी कि कोई भी पर्पस से ना ले वो। अब बताओ कंट्रीब्यूशन ले रहा तो ठगी कर देगा वो, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, कहीं से पैसा उठा रहा है वो, गलत बात है ना। नॉट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन, कि हमको एसोसिएशन बनाना है तो पैसा लेगा पब्लिकली, तो गलत बात हो जाएगा, समझ गए ना। कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इन लोग के लिए भी, कोड ऑफ कंडक्ट, समझे ना। कोड ऑफ कंडक्ट इसका मतलब क्या है कि आपको ये फॉलो करना होगा, ये सभी चीज़। जैसे एग्जांपल देखो कि नो रेस, वही बात है, यही चीज़, नो रेस फंड रेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि यस नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो आप, नहीं तो आदमी क्या है, पैसा नहीं देगा, गिफ्ट ही देगा, करप्शन हो जाएगा वहाँ से भी। तो नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स, ठीक है। एक्सेप्ट फैमिली मेंबर्स तो आप कर ही सकते हो। अब कोई बर्थडे में आ रहा है गिफ्ट देने के लिए तो उसको थोड़ी मना करोगे तुम, बात समझे ना। ये सभी इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद तुम्हारा क्या है, डोंट अटेंड लेविश पार्टी अटेंड मत करना, ठीक है। पूरा लेविश पार्टी अटेंड कर रहा है जो कि उसके ऑनर में दिया गया है पब्लिक सर्वेंट को, गलत बात है, पूरी तरीके से गलत बात है, समझे। इसी के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है यहाँ पे जो बोला गया है, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दिया गया है आपको, मिनिस्टर है, मजाक चीज़ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है ना। और उसके बाद कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हाँ, इसको कहा गया कि यस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपका, जानते हो आर्टिकल 75, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 क्लॉज 3, जानते हो तुम लोग, है ना। पार्लियामेंट को लेकर अकाउंटेबल रहोगे, अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, कोई भी चीज़ करोगे पार्लियामेंट में बोलोगे, नहीं सहमत हुआ तो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाएगा, सरकार गिर जाएगा आपका, ठीक है। वो सभी चीज़ पे ध्यान रखना होगा, समझ गए ना। ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा मिनिस्टर के लिए, समझे ना। तुम लोग अलग से बना लो इसको। अब एथिकल फ्रेमवर्क फॉर लेजिस्लेचर, ये तो एग्जीक्यूटिव के लिए हो गया, अब लेजिस्लेचर के लिए तो ये मत लिखना, ये वाला चीज़ एक नया बना लो वहाँ पे। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यही है कि देखो जितने भी एग्जिस्टिंग जो कोड ऑफ कंडक्ट है आपके दोनों हाउस में, उसको फॉलो करना होगा, फॉलो करो। वहाँ पे दुनिया भर का है, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा सही है, सब में है कि कैसे कंडक्ट करना है। उसके बाद कहा गया कि देखिए कोई भी चीज़ मत करना कि जिससे डिसरेस्पेक्ट हो पार्लियामेंट का, डिसरेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट हो, यानी कि पार्लियामेंट का गरिमा तुम गिरा रहे हो, तो वो पूरी तरीके से अवॉइड करो उसको। होता है ना, आदमी चढ़ जाता है, माइके पे चढ़ जाता है, माइके फेंक देता है, चेयर फेंक देता है, गलत बात है कि नहीं है। ये तो इतना बड़ा संसद है, ये तो टेम्पल से भी बड़ा वो हुआ कि जहाँ पे तय किया जा रहा है भविष्य क्या होगा पूरा कंट्री का,
तो डिसरेस्पेक्ट टू पार्लियामेंट अवॉइडेड, इस तरह कुछ नहीं होना चाहिए। समझ गए ना, ये सभी चीज है। हाँ इसमें भी नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि लेजिस्लेचर है, गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा तो हो सकता है लॉ ही ऐसा बना दे, या समझ रहे हो ना, ये दिक्कत हो जाएगा। नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स, गिफ्ट नहीं करना। उसके बाद तुम्हारा और भी है कि नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट, समझ गए ना, ये कभी नहीं, गलती से भी नहीं करना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, जानते हो ये लोग अपना रिलीजन अपना वो करने के लिए कुछ भी कर देता है, उल्लू सीधा करने के लिए, है ना। हिंदू बोल के पूरा ले लेगा, वोट ले लेगा, मुस्लिम बोल के पूरा वोट ले लेगा। बताओ उत्तर प्रदेश में ये बार योगी का जो उतरा है बीजेपी पार्टी, एक मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया, जबकि 20% तुम्हारा मुस्लिम पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश का। कितना बड़ा बात हो गया ये, 20% मुस्लिम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश का। 80-20 का बात करते थे हमारे योगी जी, एक मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उठाया बीजेपी पार्टी से। बताओ क्या है ये, कहां वहां पे रिप्रेजेंटेशन होगा फिर डेमोक्रेसी में सही लेवल पे। ठीक है 500 हुआ तो 500 में कम से कम यदि 20% है तो कम से कम आपको 100 तो उठाना पड़ेगा वहां से, है ना। गलत बात है कि नहीं है। तो बिल्कुल ये रिलीजन का एंगल नहीं खेलना होगा लेजिस्लेचर को, इसलिए हम बताए हैं तुमको, समझे ना। और भी बहुत सारा है, जैसे कि इसमें बताया गया है, और भी बहुत सारा है, वो लिखने की जरूरत नहीं है उतना। ठीक है, अब बात करेंगे यस जुडिशरी के लिए। तो जुडिशरी में कितना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट इसके लिए जुडिशरी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जुडिशरी भी जानते हो सब वही आता है, पब्लिक सर्वेंट ही है वो सब भी, क्योंकि वो भी कुछ करेगा तो पूरा इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा। जैसे मीडिया में जाकर रिपोर्ट देना, सिटिंग जज है, जाकर मीडिया में कुछ कुछ बोल रहा है तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जब 3-4 साल पहले हमारे जो चीफ जस्टिस सब चीफ जस्टिस नहीं, जो सीनियर जजेस थे, जो बाहर निकले मीडिया में, तो कितना बड़ा हंगामा हुआ इंडिया में, जिसके लिए अभी तक एडिटोरियल्स आता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हो, मर्यादा होता है कोई चीज़ का, समझे ना। तो ये जुडिशरी है तुम्हारा, उसके लिए सेकंड ARC क्या रिकमेंडेशन देता है, देखो सेकंड ARC तुम्हारा किसके लिए, ताकि एथिक्स हो किसमें, इन जुडिशरी। कुछ चीज माना गया, कुछ चीज नहीं माना गया। अब उसके लिए देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी बना ही दिया है अपना। सुप्रीम कोर्ट का एक दस्तावेज होता है, उसको कहते हैं, उसको बोलते रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। ठीक है, ये भी बिल्कुल वही है, कोड ऑफ कंडक्ट ही है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये कोड ऑफ कंडक्ट है जुडिशरी के लिए, समझे ना, ये बनाया गया। इसमें कहा गया, इसमें क्या कहा गया, वही है तुम्हारा एथिक। इसमें कहा गया कि देखिए, डू नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, डोंट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन बिल्कुल कॉन्टेस्ट नहीं करना है, समझे। फॉर चाहे वो क्लब के लिए हो, फॉर क्लब, फॉर सोसाइटी, बिल्कुल नहीं करना है। क्यों, इन्फ्लुएंस हो जाएगा ना पूरी तरीके से, फिर उसके लिए बिल्कुल नहीं करना। आप वो जज हो, एडवोकेट हो, रहो अपने, बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो गया ना जजेस, सब बहुत बड़ा हो गया वो सब, और झींगा समझता है लोग को, पता है तुमको, जज बहुत बड़ा पावरफुल होता है, बताए थे ना। सब जाता है, यहाँ का जो मंत्री है सब अगल बगल रहता है जज का, सब हायर करता है अच्छा जज को कि कहीं सर हमारा देख लीजिएगा थोड़ा, टेंशन मत लो ना, लड़े थे पहले भी, लड़ लेंगे। बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है जज, एंड बहुत ही ब्रेनी होते हैं जज लोग, बहुत ही ब्रिलियंट। एक साहित्यकार भी कह सकते हो जज को, इतना पढ़ने लिखने वाले होते हैं जज। देखो डोंट मेंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मेंटेन एसोसिएशन विथ एनी मेंबर ऑफ बार। इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बार जानते हो ना तुम लोग, बार जहाँ पे लॉयर्स रहते हैं, लॉयर्स का जो एसोसिएशन होता है, अब वही लॉयर में कोई एक हायर करके जाता है लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, अब वो उसका डायरेक्ट जुडिशरी के साथ रहेगा रिलेशन। पहले सुनो, लिखने से इंपॉर्टेंट, पहले सुनो क्या है ये बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब है वहाँ पे बैठा हुआ है लॉयर सब है, लॉयर कॉमन आदमी के लिए लड़ेगा, छोड़ दो यहाँ पे, देखो सुनो। अब यदि पहले से ही बार का जो मेंबर है और जजेस का पहले से सेटिंग है, तो समझ रहे हो ना, एक तरफा बात हो गया।
इसलिए कहा जा रहा है कि डोंट मेंटेन एसोसिएशन विद एनी मेंबर ऑफ बार। बार जबकि बार इज द रिप्रेजेंटेशन, इज द मेंबर्स ऑफ एडवोकेट्स, लॉयर्स है, सभी लोग लॉयर्स बैठे हुए हो वहां पे। यदि क्लोज लिंक होगा तो समझ रहे हो ना क्या हो जाएगा, बोले हाँ पास हो गया, फलना जज है हमारा, हो जाएगा। हाँ ये अलग बात है कि रिलेशन तो रहता है, कि रोज लड़ना पड़ता है, देखो फ्रेंडली रिलेशन तो रहेगा, वो अलग बात है, वो तो तुम्हारा वर्क एथिक्स वाला रिलेशन हो गया। वह पर्सनल रिलेशन हो जाएगा तो बहुत डेंजर हो जाएगा, बात समझो, फिर न्याय कहाँ से मिल पाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद डू नॉट, इसमें कहा गया है, लिखो लिख लो लिख लो, डोंट परमिट एनी मेंबर, कोई भी अपने मेंबर को ना शुरू नहीं कर दो प्रैक्टिस कि हमारे बिहाफ में जाके ये प्रैक्टिस कर लेगा, हो जाएगा इसका, हमारा बेटा भी तो लॉयर का ही तैयारी कर रहा है, ये जजमेंट दे देगा। नो, गलती से भी नहीं, बहुत बड़ा बात हो जाएगा फिर, ठीक है। और हाँ, डोंट सिट नहीं होंगे वहाँ पे जहाँ पे आपका फैमिली मेंबर का केस हो, फैमिली मेंबर का जहाँ पे केस हो ना वहाँ बैठना नहीं है, नहीं तो फिर जानते हो बायस्ड हो जाएगा पूरी तरीके से। हाँ, डोंट गिव इंटरव्यू टू मीडिया, बिल्कुल नहीं, जब आप वर्किंग आवर्स में हो, जब आपके टेन्योर में हो, गलती से भी नहीं देना है, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, समझे ना, ये सभी चीज़ है। डोंट रेज फंड्स फॉर एसोसिएशन, ये भी हो सकता है, तो इसके लिए कुछ रिकमेंडेशन, ये और भी था, ये सब रिकमेंडेशन है कैसा नहीं करना है। इसके लिए बोला गया था NJSC बनाने के लिए, NJSC जानते हो, 4th जज लॉ है ना, जज जो लॉ बना था तुम्हारा, है ना। तो आप देखो NJSC में क्या है, ताकि हम कॉलेजियन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करें, यही था जी, कॉलेजियन सिस्टम को इसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट करने का बात था। और जानते हो इसको नल एंड वाइट कर दिया गया NJSC को, है ना, इसको नल एंड वाइट कर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। तो NJSC लाके कॉलेजियम सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करते, बहुत अच्छी बात रहता, ये हो गया। और उसमें कहा गया कि बिल्कुल कोई भी NJSC को भी एम्पावर्ड करो ताकि करप्शन से रिलेटेड चीज़ वो इशू देख सके, वो चीज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि NJSC को पहले ही नल एंड वाइट कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ रिफॉर्म से खत्म कर दी है आज की क्लास, यही बताना था मुझे आज क्लास में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मगर ये क्या हुआ, आफ्टर ऑल नल एंड वाइट हो गया तुम्हारा बाय सुप्रीम कोर्ट, तो कहाँ से लागू होगा। NJSC में ही बात था कि पूरी तरीके से करप्शन से रिलेटेड इश्यूज होगा तो सुलझाने का बात था, वो तो बॉडी, जुडिशरी बॉडी ही बहुत ओपेक बॉडी है, कि कुछ चाहता है कि कोई दूसरा आदमी यहाँ पे नहीं आए जुडिशरी में, वो भी सही है, सुप्रीम कोर्ट का अपना मानना भी सही है। कॉलेजियम सिस्टम स्पेलिंग बता दो उसे, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मन्ना लाइन वाइड हो गया, समझ गए ना। मगर देखो बाकी सब चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ सब ये सब देख रहे हो ना तुम लोग, तो एथिक्स जुडिशरी में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम हियर That's it for today's class.